नमस्कार मित्रों, एनजीओ मित्र चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इधर मेरे पास कई प्रकार की क्वेरीज आई। उनमें से कई एक ऐसी क्वेरीज थी कि जो बहुत ही कॉमन सवाल हैं, बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं, वो तकरीबन हर एक संस्था है या फिर मैक्सिमम लोग उसको फेस कर रहे हैं। इसलिए तमाम तरीके की चीज़ें वो पूछते हैं। तो हमने सोचा कि कुछ एक ऐसा ही एक सेशन तैयार किया जाए जिसपे जो है लोगों की क्वेरीज का जवाब दिया जाए, जिससे हो सकता है वो क्वेरीज बहुत लोगों की सेम हो, तो हो सकता है उससे कई लोगों को जवाब मिल सके। तो जो आज का हमने जो सबसे पहला जो लिया हुआ है वो है ये कि एक एनजीओ रजिस्टर कराने के बाद हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों, अगर आप एक एनजीओ रजिस्टर करा लेते हैं और कराने के बाद आपको जो सबसे पहला काम करना चाहिए उसका एक पैन कार्ड बनवाना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, और उसका एक बैंक अकाउंट खोलना चाहिए। ये दो चीज़ें आपको तुरंत करानी चाहिए। उसके बाद से अगर आप की तैयारी ठीक है तो आप 12A और ATG के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रही बात रिकॉर्ड्स की बात, तो आप जो मेंबरशिप रिकॉर्ड्स हैं, प्रोसीडिंग के रिकॉर्ड्स हैं और कैश बुक के हैं, इनकी भी तैयारी आप कर सकते हैं ताकि आपको आगे काम करने में कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद से जो भी एक्टिविटी आपको करनी है उसकी एक लिस्ट तैयार कर लें कि हमें क्या करनी है, कब क्या करना है, कहाँ पे कैंप लगाना है, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ लेनी है। शुरू में आपको कहीं से भी फंड नहीं मिलने वाला है, तो जो भी चीज़ें करनी है उसके लिए आपको फंड कैसे मैनेज करना, इन सारी चीज़ों की तैयारी आपको करनी होगी रजिस्ट्रेशन के बाद से। फिर दूसरा ये है कि मुझे 12A ATG मिल गया, उसके बाद से मुझे क्या करना चाहिए। तो मित्रों, जिसके पास 12A और ATG इन लोगों ने अप्लाई किया था और इनको मिल गया, तो पहली बात ये कि वो बधाई के पात्र हैं। उनको 12A ATG मिल गया, इसका मतलब अब उनके पे इनकम टैक्स की लायबिलिटीज़ नहीं आएंगी और ATG के द्वारा उनको फंडिंग लेने में आसानी होगी, डोनेशन लेने में आसानी होगी। जो भी डोनर होगा उसके 50% टैक्स एग्जेम्प्टेड होता है। ये मैंने एक वीडियो में लास्ट में बताया था कैसे उसमें टैक्स का असेसमेंट होता है। तो ये चीज़ें होती है। 12A ATG करने के बाद अब इन चीज़ों को जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप ATG की रिसिप्ट किसी को दीजिए तो उस पर डिटेलिंग अवश्य रहे, क्योंकि ATG में जब भी कोई आपको डोनेशन देता है तो उसका आपको पूरा जस्टिफिकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना होगा। इसलिए जो भी रिसिप्ट रहे उस पर मेंशन रहता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ 12A ATG में, ATG में, तो उस ATG का पूरा डिटेलिंग आपके रिसिप्ट पे रहना चाहिए। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना होगा। और जहाँ भी आप लेन देन कर रहे हैं उसका बाकायदे पूरा एक कैश बुक बनाइए, रिसिप्ट रखिए, वाउचर रखिए, सारी चीज़ें मेंटेन रखिए, क्योंकि 12A के बाद से आपको हर एक खर्चे, हर एक एक्सपेंसेस को जस्टिफाई करते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में प्रत्येक वर्ष हर फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपको देना होगा, और साथ में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भी देना होगा। फिर है कि एक ऐसा सवाल है जो करीब करीब सभी संस्थाओं के लिए होता है कि 3 वर्ष बाद, संस्था रजिस्ट्रेशन के 3 वर्ष बाद उनको उनके रिकॉर्ड्स कैसे तैयार हों और कैसे फंड मिले। तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि 3 वर्ष तक अगर आपने संस्था रजिस्टर्ड करा के रखा हुआ है, आपने कोई भी एक्टिविटी नहीं किया है, तो आपके रिकॉर्ड्स डेवलप करने में निश्चित रूप से आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि पूरी तरीके से वो जेन्युइन या जस्टिफाइड नहीं आप कर पाएंगे। तो एक ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए मैं नई संस्थाओं से कहता हूं कि उनकी एक्टिविटी शुरू हो जानी चाहिए। बहरहाल इनका जो सवाल था उसका जवाब देना है कि 3 वर्ष बाद आप अपने रिकॉर्ड्स को कैसे अपडेट करा सकते हैं। तो 3 वर्ष बाद आप पूरी तरीके से अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट करा सकते हैं। उसमें आप को सबसे पहले क्या करना होगा कि आप अपनी एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करवाइए। एनुअल रिपोर्ट तैयार कराने के बाद से, एनुअल रिपोर्ट मतलब एक्टिविटी रिपोर्ट, एक्टिविटी रिपोर्ट तैयार कराने के बाद आप उसकी एक बैलेंस शीट तैयार करवाइए उसी के कोरिलेटेड, और बैलेंस शीट तैयार कराने के बाद आप उसका इनकम टैक्स रिटर्न डालिए, और उसके बाद से जो है आप अपनी संस्था को के पेपर्स को अपडेट कर लेंगे। जाहिर सी बात है, पैन वगैरह रहेगा जब रिटर्न डालेंगे तो अपडेट कर लेंगे। तब फिर आपको ये देखना होगा कि कैसे आपको फंडिंग के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि 3 वर्ष आपने पूरा कर लिया, आपने रिकॉर्ड्स पूरे कर लिए, लेकिन आपने रिकॉर्ड्स तो कर लिया लेकिन उसको पूरी तरीके जस्टिफाई नहीं किया, क्योंकि उसके कंसर्न में आपके पास कोई भी ऐसा प्रूफ या एविडेंस नहीं रहेगा जिसको आप दिखा पाएंगे। सपोज जैसे आपने कहा कि मैंने हेल्थ कैंप 10 हेल्थ कैंप लगवाए, आपने पेपर में दिखा दिया, लेकिन हेल्थ कैंप कहाँ लगवाए, कैसे लगवाए, किनके बीच में लगवाए, उसको कैसे आप
दिखा पाएंगे या जस्टिफाई कर पाएंगे। तो इसको भी थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि चीज़ों को आगे दिक्कत आएगी आपको। बहरहाल तो सबसे यही होता है कि 3 साल का वेट ना करें, अपनी एक्टिविटी करते रहें और 3 साल बाद आप सारी चीज़ों को, या हर एक वर्ष आपको तैयार करना चाहिए। बहरहाल आपने नहीं किया तो आपके रिकॉर्ड्स तैयार हो जाएंगे, फंडिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी बन गई है। तो हालांकि मैं इस पे एक पूरा वीडियो मैं बनाऊंगा, आगे किसी में ये चीज़ें आएंगी सामने कि 3 वर्ष बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश होगी कि कैसे काम करना चाहिए। बहरहाल ये क्वेश्चन आंसर का सेशन था, इसलिए इसमें ऐसे ही रहेगा। फिर इसके बाद से ये क्वेश्चन था कि FCRA का सर्टिफिकेट मिल गया है और कैसे अप्लाई करें फंड के लिए। तो FCRA का अगर आपको सर्टिफिकेट मिल गया तो आप ये ध्यान दीजिए कि आपके सर्टिफिकेट पे आपने ये भी दिखाया होगा कि आपने किन क्षेत्रों के लिए आपने FCRA मांगा है, किस फील्ड ऑफ वर्किंग क्या होगी, सॉरी वर्किंग फील्ड आपकी क्या होगी। बहरहाल तो आप पहले वो देखिए, फिर इसके बाद से आप ये देखिए कि आपका एक्सपीरियंस कहाँ पे है, आपने रिकॉर्ड्स में क्या शो किया है, आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादातर किन चीज़ों में हुई हैं और आपके बैलेंस शीट में ज़्यादातर किस पे एक्सपेंसेस जस्टिफाइड हैं। इन चीज़ों को ध्यान रखिए और उसी के कंसर्न में उसी से रिलेटेड फील्ड में ही अप्लाई कीजिए। जहाँ भी निकलता है FCRA के लिए या फॉरेन फंडिंग के लिए बहुत सी एजेंसी हैं, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, गाइडलाइन भी उसकी मिल जाएगी, सारी चीज़ें इस वक्त आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं, तो वो भी हैं। तो वहाँ से आप उसकी इन्फॉर्मेशन लीजिए, गाइडलाइन लीजिए, फॉर्मेट लीजिए और ये जरूर ध्यान रखिए कि जिस फील्ड में आप एक्सपर्टाइज हैं, जिस पे आपके एक्सपेंसेस बढ़िया हैं या फिर उसको जस्टिफाइड आप अच्छे से कर रहे हैं या आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि हमने इस फील्ड में अच्छा काम किया, उसी पे अप्लाई कीजिएगा, तभी वो चीज़ें आके आपको रिजल्ट आउटपुट मिलेगा। अदरवाइज पता चला कि आपने कहीं और अप्लाई कर दिया, आपका एक्सपीरियंस किसी और में, आपने एजुकेशन में बढ़िया काम किया, आपने हेल्थ में अप्लाई कर दिया क्योंकि FCRA इसलिए एलिजिबिलिटी बन रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी और आप फिर हो सकता है आपको निराशा हाथ लगे। तो इसलिए अगर आपने एजुकेशन क्षेत्र में काम किया तो एजुकेशन के ही फील्ड में लगाइए, हेल्थ के क्षेत्र में काम किया हेल्थ के फील्ड में लगाइए। बहुत सी एजेंसीज हैं जो इस टाइप के फंड देते हैं। हाँ, ये है कि FCRA के फॉर्मेट को समझना, उनके गाइडलाइन को समझना, बहुत ही प्रॉपरली समझना चाहिए और क्योंकि वो एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन के उस पर बेस पे होते हैं, रिजिड फॉर्मेट होता है, तो वो भी आपको ध्यान देना होगा। बहरहाल इस बेस पे भी FCRA पे कैसे फंड लगाए जाए, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसको आप बाद में कभी देख सकते हो, तो उससे आपको कुछ लाभ भी मिल जाए। फिर है कि मैं कैंपेन को ये चलाते हैं और इनको ये है कि कैसे टीम डेवलप किया जाए। तो पहली चीज़ ये देखिए कि आपको टीम डेवलप करनी है। मतलब क्या है कि जितनी जो भी आपका कैंपेन है या जो भी आपका मोटो है उसके प्रति डेडिकेशन सभी का एक जैसा रहे। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, जिस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं आप या जो भी आपका गोल है वो पूरी तरीके से जेन्युइन और जस्टिफाइड हो, तभी लोगों को आप बता सकते हैं कि हाँ आप हमारे टीम से जुड़िए या फिर हमारे उद्देश्य के साथ आइए। हाँ, एक चीज़ प्रैक्टिकल सेंस में भी देखिए कि कोई आदमी आपको कितना टाइम देता है, तो उस टाइम के बदले में उसको क्या मिलता है, क्या वो वाकई में कोई सोशल सर्विस करके खुश हो रहा है या फिर उसको कुछ और भी चीज़ें चाहिए। तो इसको भी आपको ध्यान देना होगा और उसी के अनुसार आपको एक्ट करना होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो डेडिकेशन आपका हो टुवर्ड्स जो आपके गोल है वो सभी का होगा। तो वो आप सबको लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको कन्विंस करना होगा। अब वो कन्विंस आप किस तरीके से करते हैं ये आप ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि आपके पास वो मेंबर्स हैं, वो वॉलंटियर्स हैं। तो वॉलंटियर्स या टीम बनाना एक थोड़ी सी टेढ़ी चीज़ होती है, क्योंकि उनको आप हर तरीके से लेके चलते हैं, उनको पूरी तरीके से सिक्योर करते हैं और उनको समझाते हैं, चीज़ों को बताते हैं या फिर उनका उसमें भविष्य बताते हैं कि उनको क्या मिल सकता है, और फिर तब आप टीम डेवलप कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये भी सेलेक्ट करना होगा कि कौन व्यक्ति आपको लिए सुटेबल है या नहीं है, या कौन सा व्यक्ति कल के डेट में प्रॉब्लम कर सकता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तभी टीम फॉर्म कर पाएंगे। और कहेंगे तो इस विषय में भी मैं कभी आगे बनाने की कोशिश करूंगा कि कैसे एक अच्छी टीम डेवलप किया जाए, क्योंकि इस सेशन में तो सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूं मैं। बहरहाल मित्रों, एक चीज़ और भी है कि एक सज्जन ने लिखा है कि क्या आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। बिल्कुल प्रोजेक्ट आपका बन सकता है। आपके जो भी प्रोजेक्ट हैं या जो भी चीज़ें हैं वो
उन पे काम करते हुए उसकी गाइडलाइन को देखते हुए आपके प्रोजेक्ट को बनवाया जा सकता है। और इस पे बहरहाल ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर आप प्रोजेक्ट खुद बना सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कैसे तैयार हो इस पे भी एक सेशन आएगा। लेकिन चूंकि वो इतना बड़ा एक वास्ट एरिया है कि वो एक छोटे से वीडियो टाइम ड्यूरेशन में करना बहुत टफ है। बहरहाल वो चीज़ें अपनी जगह हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से हर एक करीब 10 या 12 दिन या 15 दिन बाद एक क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मैसेज करने के कई एक तरीके हैं। आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भेज सकते हैं, या फिर आप जो है मेल कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।